नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर प्रदेश में नीट 2022 की काउंसलिंग में एक बड़ी गड़बड़ी मिली है। 15 छात्रों ने गलत आरक्षण प्रमाण पत्र लगाकर दाखिला लिया और जांच में यह पूरा खुलासा हुआ है। दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र इस दौरान मिले हैं। गलत प्रमाण पत्र लगाने वाले 15 बीडीएस छात्रों का दाखिला रद्द किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गलत प्रमाण पत्र लगाने वाले 15 बीडीएस छात्रों का दाखिला रद्द किया गया है। प्रदेश में नीट 2022 की काउंसलिंग में ये बड़ी गड़बड़ी मिली है, जहां पर 15 छात्रों ने गलत आरक्षण प्रमाण पत्र लगाकर दाखिला लिया है। जांच में अब ये पूरा खुलासा हुआ है और इस दौरान दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र यहां पर पाए गए हैं। गलत प्रमाण पत्र लगाने वाले 15 बीडीएस छात्रों का दाखिला फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंच जा रहे हैं। लखनऊ से इसकी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल, अभी हाल ही में देखा गया था आयुष जो कॉलेज थे उनमें एडमिशन के नाम पर धांधली हुई थी और जिसकी जांच लगातार चल रही है। एसटीएफ ने तमाम जो आला अधिकारी थे, जिम्मेदार लोग थे, यहाँ तक पूर्व निदेशक को गिरफ्तार किया था। निश्चित तौर पर उसके बाद अब नीट 2022 की काउंसलिंग हो रही थी और कहीं ना कहीं इस बार जो काउंसिल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही फूक फूक कदम रख रहा था। निश्चित तौर पर क्योंकि वो नहीं चाह रहा था किसी भी तरह की गड़बड़ी हो जिससे कहीं ना कहीं छवि खराब हो नीट से प्रतिष्ठित परीक्षा की, और जो बेहतर परफॉर्मेंस वाले छात्र हैं उनकी जगह अवैध तरीके से कोई एडमिशन ना ले। निश्चित तौर पर उसके बाद जांच हुई। जांच में पाया गया कि नीट में 15 ऐसे छात्र थे जिन्होंने अपना आरक्षण प्रमाण पत्र जमा किया था, वो कहीं ना कहीं गलत था। उसके बाद इन छात्रों को जो है नोटिस जारी किया गया था और 22 नवंबर तक महानिदेशालय के पास आने के लिए कहा गया था। लेकिन 22 में से सिर्फ 15 में से सिर्फ 3 छात्र ही निदेशालय पहुंचे और उन्होंने अपना प्रमाण पत्र भी नहीं दे पाए। निश्चित तौर पर ये जो 15 छात्र सभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो काउंसिल है उसने निर्णय लिया है कि इन सभी 15 छात्रों का जो एडमिशन है वो रद्द किया जाएगा। साथ ही साथ आगे जो दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें भी सभी प्रमाण पत्र की जांच सही तरीके से की जाएगी। इसके अलावा जो पहले राउंड की काउंसलिंग हुई उसमें भी जो बचे हुए जो छात्र हैं उनकी भी जो प्रमाण पत्र हैं उनकी सघनता के साथ जांच की जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर अभी हाल ही में आयुष विभाग में बड़ा आयुष कॉलेजों में बड़ा घोटाला हुआ था कहीं ना कहीं एडमिशन के नाम पर, और ऐसे में नीट जो के जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से किसी भी तरह की इस तरह की शिकायत हो या फिर इस तरह का मामला सामने। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई और 15 छात्रों का जो एडमिशन था वो रद्द कर दिया गया। जी अश्विनी, क्या अभी तक किसी बड़े अधिकारी का भी नाम सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, इसमें किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होती क्योंकि जो एडमिशन होते हैं उसमें प्रमाण पत्र होते हैं। वो जो छात्र होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सही प्रमाण पत्र लगाए। हालांकि जो अधिकारी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सघनता के साथ उसकी जांच की, और जांच में ही ये जो छात्र थे पकड़े गए हैं। इन्होंने गलत प्रमाण पत्र लगाया था और दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र लगाया था। निश्चित तौर पर इसमें अभी तक किसी अधिकारी पर से कोई लेना देना नहीं इस मामले में है, क्योंकि जो प्रमाण पत्र होते हैं व्यक्तिगत रूप से होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से अगर प्रमाण पत्र को गलत लगाता है तो उसकी जब जांच होती है तो अक्सर देखा जाता है जांचों में वो लोग पकड़े जाते हैं। देखा होगा आपने कि इससे पहले शिक्षक भर्ती में भी इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र लगे थे और फिर कई सालों बाद में उनकी नौकरियां गई थी। निश्चित तौर पर उसी क्रम में ये भी है जिसमें जांच में लोग पाए गए हैं, पकड़े गए हैं और कहीं ना कहीं अब इनका जो 15 छात्र थे उनका एडमिशन भी रद्द हो गया। जी चलिए, शुक्रिया अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर है रामपुर से। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का विवादित बयान सामने। आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्चा पैदा करने वाले विवादित बयान पर यह केस दर्ज किया गया है, जहां बयान से नाराज महिलाओं ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। गंभीर धाराओं में आजम खान पर यह केस दर्ज हुआ है। तो एक के बाद एक लगातार केसेस इस वक्त दर्ज किए जा रहे हैं आजम खान पर। तो बच्चे को लेकर के जो बयान सामने आया था आजम खान का, बच्चा पैदा करने वाले विवादित बयान पर अब ये केस दर्ज कराया गया है महिलाओं की तरफ से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गंभीर धाराओं में आजम खान पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा नेता आजम खान का भी एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। रामपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज
और अधिक जानकारी के साथ रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। फहीम, देखिए एक के बाद एक कई सारे मुकदमे पहले से ही रामपुर के अंदर दर्ज हैं इस वक्त आजम खान के ऊपर, लेकिन अब एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है जिस तरीके से उनका बयान सामने आया था बच्चा पैदा करने को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, मैं बता दूं कि आजम खान जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के बयान देते हैं कि उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। पहले से ही बहुत लंबी फहरिस्त है कृतिका, हम और आप सब जानते हैं जी कि बिल्कुल। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि एक 100 से कहीं ज्यादा 350 उनके पूरे परिवार पर और 100 से कहीं ज्यादा मुकदमे आजम खान के ऊपर दर्ज हैं। और इसी जिस तरह की ये हेट स्पीच उन्होंने दी है, विवादित टिप्पणी की है, इसी में उनकी विधानसभा की सदस्यता भी गई है और जिसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये जो कोतवालीगंज थाना क्षेत्र का चतुरखाना है, यहाँ पर इन्होंने एक अधिकारी को लेकर टिप्पणी की और अधिकारी के बाद में फिर महिलाओं पर आ गए और महिलाओं के टिप्पणी करने पर जिस तरह से महिलाओं का गुस्सा फूटा और वो महिलाएं गंज थाने पहुंच गई, उसमें छोटी बेगम के नाम से इसमें तहरीर दी गई और उसमें एफआईआर दर्ज की गई। तो उसमें 394 बी के अलावा बहुत सारी धाराएं, गंभीर धाराओं में मुकदमा आजम खान के खिलाफ दर्ज हुआ है। तो कृतिका, देखिए ये समझने वाली बात होगी कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं। वो अभी तक बयानों से बच रहे थे तो मुकदमों से भी वो बचे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बयान देना शुरू किए हैं, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने स्पीच दी है, उसके खिलाफ जो है वो लोगों का गुस्सा फूट रहा है और इसमें मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो जिस तरह से आप ने देखा होगा, कल आजम खान ने बहुत सारी विवादित बातें कही हैं, उसमें भी प्रशासन मंथन कर रहा है, विचार कर रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं निकल के आएगा और उसके बाद आज उसमें और एफआईआर हो सकती हैं, यानी कि मुकदमे और बढ़ सकते हैं। आजम खान की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं क्योंकि आजम खान के साथी जो हैं सिर्फ इसी वजह से उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं कि वो विवादित बयान देते हैं, विवादित बातें करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उनके साथी भी उसमें लिपट जाते हैं। तो यही वजह है कि उनके जो करीबी हैं वो लोग भी साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। फिलहाल अगर मैं आज की बात करूं तो 11 बजे के बाद में 1 बजे लगभग प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचेंगे और यहाँ कल अखिलेश यादव और आजम खान की जो स्पीच थी, जो उनका जवाब था, उसका सवाल का जवाब वो यहाँ देते नजर आएंगे। लेकिन आजम खान इस वक्त बहुत मुश्किल में घिर चुके हैं और मुश्किलें उनकी बढ़ना अभी बाकी है। जी चलिए ठीक है फहीम, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली महत्वपूर्ण खबर की रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे। मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर मैनपुरी में रघुराज शाक्य के समर्थन में रैली करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 10:10 पर लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। 11 बजे मुरादाबाद में पहुंचेंगे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। 11:30 बजे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे रामपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर 3:15 बजे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर शाम 4:15 बजे हेलीपैड मैनपुरी से रवाना होंगे। 4:45 पर आगरा खेरिया एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 5:30 बजे अमोसी एयरपोर्ट लखनऊ वापस मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो ये आज का पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो आज मुरादाबाद, मैनपुरी और रामपुर 3 जगह पर दौरा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। 11 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगी, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। 11:30 बजे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद में 1 बजे रामपुर विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम जुड़ रहे हैं और लखनऊ से अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले अश्विनी, आपके पास आएंगे। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आज 3 जगह का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, जहां सबसे पहले मुरादाबाद पहुंचेंगे और तमाम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा हो, कहीं ना कहीं ये दौरा तूफानी दौरा ये चुनावी दौरा है। और निश्चित तौर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री तकरीबन 10:10 से लखनऊ से रवाना होकर के मुरादाबाद पहुंचेंगे और मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा, उसको संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर के एक तरीके से बिगुल बच चुका है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री लगातार उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जिन जिलों में नगर निगम है। इससे पहले देखा गया कि झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, अलीगढ़ समेत तमाम जिलों के दौरे कर चुके हैं। निश्चित तौर पर आज जो है जो मुरादाबाद का दौरा है, निश्चित तौर पर हालांकि ये सीट जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में है और कहीं ना कहीं लेकिन एक उस चुनाव से ठीक पहले वहां पर जाकर के नगर निगम से जुड़े हुए जो नगर निकाय से जुड़े हुए तमाम परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री वहां के लोगों को देकर आएंगे। इस समय मुख्यमंत्री ने एक नया फार्मूला निकाला है जिसमें ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको कहा जा रहा है। अभी तक डबल इंजन की सरकार का जिक्र होता था मंचों से, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र हो रहा है, यानी कि केंद्र में, प्रदेश में और अब निकाय में भी अगर एक सरकार होगी तो विकास ज्यादा तेजी से होगा। ये बयान मुख्यमंत्री ने झांसी में भी दिया, ये बयान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में दिया। निश्चित तौर पर इसका लोगों पर असर पड़ रहा। हालांकि इस वर्तमान समय में जो है 17 नगर निगम है और 2017 में चुनाव हुआ था उस समय 16 नगर निगम थी और 16 नगर में से 14 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। मेरठ और अलीगढ़ ऐसी 2 नगर निगम थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। निश्चित तौर पर इस बार एक नगर निगम बढ़ गए, 17 नगर निगम है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि 17 के 17 नगर निगम इस बार उनके हाथ में रहे। निश्चित तौर पर उसको लेकर के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो अन्य मंत्री हैं या फिर विधायक सांसद हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी भी चुनाव को एकदम युद्ध की तरीके से लड़ती है और उसका परिणाम ये होता है कि जीत अंतिम समय उनको मिलती है। अब उसके बाद आज मुरादाबाद पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद रामपुर रवाना होंगे। रामपुर कहीं ना कहीं मैनपुरी के बाद अब सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश के लोगों की है तो रामपुर सीट पर है, क्योंकि आजम खां चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन कहीं ना कहीं आजम खां के पास क्या कुछ बचा है इसका इम्तिहान बाकी है। और कहीं ना कहीं दूसरे भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है क्योंकि हाल ही में उपचुनाव हुए थे रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा को लेकर के और उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि रामपुर की सीट जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा उसमें भी जीत हासिल कर सकती है। तो ऐसे में देखा गया मंत्रियों की फौज वहां लगा दी गई, लगातार दोनों डिप्टी सीएम वहां पर डटे हुए और अब उप मुख्यमंत्री खुद जाकर के वहां पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया, साथ ही साथ किस तरीके से माफिया राज खत्म किया, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ अगर निश्चित तौर पर वहां की जनता से भी कहेंगे अगर वहां का भाजपा का विधायक होगा तो विकास के जो रास्ते हैं और तेजी से खुलेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री रामपुर से मैनपुरी के रवाना हुआ। मैनपुरी सबसे सेंसिटिव सीट इससे बनी हुई है, उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का, डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा की उनकी पत्नी है, खुद पूर्व में सांसद रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की बहू है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां का चुनाव बेहद ही मजेदार होने वाला है क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी ताकत झोंक रही है। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री लगातार वहां के दौरे कर रहे, अभी करहल में उन्होंने जनसभा की थी और आज मैनपुरी का नंबर है। निश्चित तौर पर मैनपुरी जाएंगे तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी तो ये होगी कि आखिर मैनपुरी का जो गढ़ था उसको कैसे समाप्त किया जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो बताएंगे कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर मैनपुरी चलेगा तो आने वाले समय में उसको क्या कुछ फायदा मिलने वाला है। हालांकि जिस तरह के समाजवादी पार्टी पहली बार चुनाव ऐसा लड़ रही है कि पूरा कुनबा 2017 के बाद एक साथ चुनाव लड़ रहा है, अखिलेश यादव गली गली जाकर के घर पर जाकर के वोट मांग रहे हैं और ये जो वोट मांगने का तरीका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का था। अभी हाल ही में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान देखा गया था कि गृह मंत्री अमित शाह मेरठ समेत तमाम पश्चिमी प्रदेश जो है वहां के जिलों में जाकर के डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और कहीं ना कहीं जनता इसीलिए उनको पसंद करती है और उसी आप कैंपेन के तरीकों को समाजवादी पार्टी भी अपना रही है, चाहे डिंपल यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, डोर टू डोर जाकर के कैंपेन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक भावुकता का चुनाव वहां लड़ने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। लगातार शिवपाल यादव देखा जा रहा है मंचों से भावुक अपील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव अब इस समय नहीं है लेकिन उनके नाम का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर मंच पर मुलायम सिंह यादव का नाम लिया जाता है और कहीं ना कहीं ये भावुकता का चुनाव है जो लड़ना चाह रही समाजवादी पार्टी। हालांकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विकास की
दम पर ठीक है। चुनाव लड़ना चाह रही है। माफिया राज को जिस तरह खत्म किया उस पर चुनाव लड़ना चाह रही है। जी जी, चलिए अश्विनी आपके पास वापस आते हैं। फहीम भी हमारे संवाददाता रामपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर भी पहुंचेंगे और कल जिस तरीके से अखिलेश यादव और आजम खान कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आए, उसका सीधे और स्पष्ट शब्दों में जवाब भी मुख्यमंत्री के द्वारा आज देने की उम्मीद नजर आ रही है। जी कृतिका, देखिए आज रामपुर जिस तरह से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रामपुर आ रहे हैं और वो 1 बजे यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सारे जो नाके बनाए गए हैं, जो पॉइंट बनाए गए हैं, वहां ड्यूटियां भी तैनात कर दी गई हैं। सुरक्षा के भारी इंतजाम हैं और यहाँ ये जो आप रिपोर्ट देख रही हैं, यहीं से योगी आदित्यनाथ संबोधन शुरू करेंगे और कुछ योजनाएं और परियोजनाओं का जिक्र तो करेंगे ही, साथ ही आजम खान और अखिलेश यादव की वो उस बातों का जवाब देते भी नजर आएंगे जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी फाइल उनके पास आई थी, उनके मुख्यमंत्री रहते और उसको उन्होंने वापस कर दिया था, ये समाजवादियों का दिल है। तो जिस तरह से उन्होंने ये बात खोली है, जिस तरह से भाजपा के लोगों की कलई खोली है, आजम खान ने भी भाजपा के नेताओं के धागे खोले हैं, उसका जवाब पूरा आज मिलने की उम्मीद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका करारा जवाब इसी स्थल से दे सकते हैं जिसको आप टीवी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार आजम खान और आजम खान के बाद अखिलेश यादव और अब मुखिया योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही जो गर्मी है राजनीति की, जो चुनाव की गर्मी है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है कृतिका, और ये गर्मी आज और देखने को मिलेगी क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ होंगे, इस मंच से गरजेंगे, तो उसके बाद वो क्या क्या कहेंगे इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, लेकिन वो क्या कहेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लगातार पल पल की अपडेट न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा और जिस तरह से कल आजम खान ने हेड स्पीच देने का मामला आया सामने, उन्होंने हेड स्पीच दी थी और महिलाओं के लिए चतुरखाने में अभद्र टिप्पणी की थी, उसमें महिलाओं ने हंगामा काटा और उसके बाद खामियाजा आजम खान को भुगतना पड़ा और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। तो जिस तरह से नए नए घटनाक्रम रामपुर में हो रहे हैं, अभी आप देखते रहिए कि किस तरह से और कुछ बदलने वाला है रामपुर में। बिल्कुल, कुल मिलाकर रामपुर का जो माहौल है वो इस वक्त काफी सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आप दोनों में का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं तो आज रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और जहां बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वो प्रचार करेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ता और जनता में भी काफी उत्साह है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कपिल आर्य से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता फहीम खान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस जनसभा में जिस तरह से मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर अपनी तरफ से बाकी नहीं रखी है। मुस्लिमों के जो चुनिंदा चेहरे हैं वो भी इस जनसभा में मौजूद रहेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी में पहले ही शामिल हो चुके हैं। पूर्व विधायक हैं मेरे साथ यूसुफ अली, इस वक्त मौजूद हैं जनसभा स्थल पर और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। क्या लगता है साहब, इस बार रामपुर शहर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। अभी आपके सामने पिछले 2 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हम सब लोग साथ आए, हमारा जितना भी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। और इस चुनाव में भी जितने गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, शहर में जो लोग हमसे मुताल्लिक हैं, मुसलमान बड़ी तादाद में वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा। आकाश सक्सेना जी को जिताएगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों ने गलत बयानबाजी करके लोगों के मन में डर बैठा रखा था, वो डर अब मुसलमान का निकल चुका है। अच्छा, जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं वो 55,000 वोटों से आजम खान से हारे हैं। बात आपकी सही है, लेकिन कल की परिस्थितियां और थी, आज की परिस्थितियां और हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र में है। लोग उनकी योजनाओं से, माननीय योगी जी की योजनाओं से, उनके कामों से खुश होकर के मुसलमान भी बड़े पैमाने पर जो समाजवादी का वोट रहा है पिछले चुनाव में, वो भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिमों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है और एक विश्वास है अली यूसुफ अली को, जो पूर्व विधायक हैं चमरौवा से, जो कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त हैं और जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। अपने साथियों के साथ यहां पहुंचने के बाद जो है वो और जमावड़ा रहेगा मुस्लिमों का। तो जिस तरह से मुस्लिमों का विश्वास बढ़ा है तो लगता है कि कहीं रामपुर में कमल खिल सकता है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर।
वहीं पूर्व विधायक अली यूसुफ अली से हमारे संवाददाता ने फहीम खान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जनसभा स्थल पर मैं मौजूद हूं। हेलीपैड की तैयारियां चल रही हैं, मंच सजाया जाने लगा है, लोगों के पहुंचने की यहां 25,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस वक्त एक दिव्यांग व्यक्ति हैं मेरे साथ जो कुछ कहना चाहते हैं, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से सानू अली खान का हमें साथ मिला है और नावेद मियां जी का साथ मिला, इस वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति पे आ गई है। अब मुझे भी उम्मीद लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की विधायकी की सीट निकलने के लिए 100% बल्कि 101% मुस्लिमों का वोट मिलेगा पार्टी को? बिल्कुल मिलेगा। 101% मुस्लिम वोट, जहाँ पे राइट हैंड क्या नाम है ये इनका। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मेरठ की, जहां पर रात 11 बजे से जिले में बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। बता दें आपको, गंगा खादर इलाके में पिछले 24 घंटे से सप्लाई बंद है। 160 बिजली घरों पर 24 घंटे से ताले लटके हुए हैं। PVVNL में 29 नवंबर से धरने पर बिजली कर्मचारी बैठे हुए हैं और अपनी कई मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान पश्चिमी यूपी की बिजली भगवान भरोसे चल रही है और इससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। मेरठ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांव और कई बड़े कस्बों में देर रात 11 बजे से बिजली गुल है और बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। PVVNL पश्चिम की बात की जाए तो 160 बिजली सब डिवीजन पर ताले पड़े हुए हैं, तो वहीं आम जनता को रात में अंधेरे में ही अपना समय गुजारना पड़ रहा है। मेरठ में देर रात से बिजली गुल के बाद बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की परेशानी का समाधान नहीं किया गया। देर रात से शहर और गांव अंधेरे में डूबे हैं। खादर क्षेत्र की बात की जाए तो लोग बिजली देखने को तरस रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर और अधिकारी AC के कमरों में बैठकर आराम से ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन आम जनता अंधेरे में रात गुजार रही है। मेरठ शहर में TVNL पश्चिम की मुख्य शाखा है और साथ ही मेरठ में ऊर्जा मंत्री भी आम जनता और विकास की और किसानों की समस्या नहीं समझ पा रहे हैं। मेरठ के ऊर्जा मंत्री खतौली उपचुनाव में जुटे हुए हैं, लेकिन बिजली विभाग की समस्याओं से निपट नहीं पा रहे। आम जनता के लिए अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अतुल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अतुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए कीर्तिका, मेरठ की बात की जाए तो मेरठ शहर और देहात क्षेत्र काफी अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ एक गैरत की बात यह है कि मेरठ से ही ऊर्जा मंत्री बिलोंग करते हैं सोमेंद्र तोमर। उसके बावजूद जो सोमेंद्र तोमर ऊर्जा मंत्री है वो खतौली उपचुनाव में जुटे हुए हैं, लेकिन जो बिजली की समस्या है, मूलभूत समस्या है, उनको रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। जो कर्मचारी हैं वो 29 तारीख से 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना है और उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए जहां पर फॉल्ट हो रहा है, लाइन कट रही है, वहां पर दोबारा कोई काम नहीं हो पा रहा है। लगातार देखा जाए तो बीती रात से 11 बजे से देहात और शहर क्षेत्र के कई बड़े कस्बे अंधेरे में डूबे हुए हैं और उसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो आराम से धरने पर बैठे हैं और अधिकारी AC के कमरों में बैठकर निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर ऊर्जा मंत्री साहब की बात की जाए तो ऊर्जा मंत्री साहब का कोई ध्यान नहीं है बिजली विभाग पर और ना ही बिजली कर्मचारियों पर। आम जनता के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। TVNL के जो अधिकारी हैं वो AC के कमरों में बैठ करके रूबरू हो रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, देर रात की अगर बात की जाए तो अंधेरे में पूरा शहर डूबा हुआ है। देहात क्षेत्र के खादर की बात की जाए तो काफी समय से वहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि खादर क्षेत्र में ज्यादातर फॉल्ट और लाइन फॉल्ट होते रहते हैं। उसके बावजूद कोई भी वहां सही करने के लिए तैयार नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन PVNL के पश्चिम यूपी के तकरीबन 160 से ज्यादा जो मिनी बिजली घर होते हैं उन पर ताले लटक चुके हैं, क्योंकि जो कर्मचारी हैं सब धरने पर बैठ चुके हैं। और वहां पर अगर बात की जाए तो वहां कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई अधिकारी नहीं पहुंचेगा। जो सब डिवीजन होती है वहां पर ताले लटक जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मंत्री जी हैं उनके लिए एक चुनौती है कि किस तरह से जो अधिकारी हैं मंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं और उसके साथ साथ आम जनता के लिए कितनी परेशानी होती है। जो कर्मचारी हैं उनकी भी जायज जो मांग है वो जायज है, उन पर कोई ध्यान अगर देता है सरकार के जो मंत्री हैं या फिर जो विभाग के कर्मचारी हैं, अगर वो ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये छोटे श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अंधेरे में डूबा शहर किस तरह से आम जनता को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल।
और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।